लाइव दिखाना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी का एक स्पेशल सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस सेगमेंट के अंदर आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। हम चर्चा कर रहे थे, आ जाओ भाई, हम चर्चा कर रहे थे किसकी? राजस्थान के भूगोल की चर्चा कर रहे थे। अपना टॉपिक यही था, राजस्थान का भूगोल। और इस भूगोल की बात करें तो राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान की किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे पुलिस कांस्टेबल से लेकर के वनपाल, वनरक्षक, ग्राम सेवक, पटवार, आरएस, रीट भर्ती, किसी की बात करें, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो राजस्थान की ज्योग्राफी होती है। और इस राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर एक तो हम बात करें इसके सामान्य परिचय का। ये जो सामान्य परिचय था ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसके बाद हम बात कर रहे थे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर आता है। किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक प्रदेश को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि भौतिक प्रदेश को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। कितने? 4 भागों में। एक भाग था पश्चिमी मरुस्थल, और ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक आ जाता है अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है भाई पूर्वी मैदान, और इसको तो कल ही कंप्लीट किया था। और अब एक चौथा भाग बच जाता है जिसका नाम क्या आता है? अरे दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन सा आता है भाई? दक्षिणी पूर्वी पठार। आज इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद अब एकदम फिट हैं। और उसके बाद कल जो हम बात करेंगे, कल की बात करें, वो हम बात करेंगे आप लोगों को जो मन में डाउट आता है, मरुस्थलीकरण की बात करें, एक अकाल की बात करें, और एक आ जाता है जल संरक्षण की बात करें, जो हर एग्जाम में चैप्टर आता है कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, कैसे इसका विस्तार हो रहा है, क्या होते हैं अकाल, सहसा बदूसा क्या था, और ये हम इन अकालों की बात करेंगे। और उसके बाद परसों की बात करें भाई, परसों हम चर्चा करेंगे इस भौतिक प्रदेश के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। किसकी? महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, ताकि आपकी तैयारी हो सके एकदम बेहतर और जानदार। तो करें सेशन की शुरुआत। आ जाओ भाई, सभी लोग जुड़ जाओ। आज हमें किसकी चर्चा करनी है? आज हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार की। भाई नोट्स भी बनाते हुए चलना है, नोट्स भी बनाते हुए चलना है। यदि इस टॉपिक से, सिर्फ संबंधित टॉपिक से, बाकी किसी और टॉपिक से बात नहीं करें और किसी की बात करें वो नहीं जाना है। इसी टॉपिक से रिलेवेंट यदि कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। अब एकदम ठीक हूं, आवाज भी शानदार है। और चलो आ जाओ। सर आवाज चेंज कैसे? आज आवाज चेंज कहाँ बेटा? एकदम बढ़िया आवाज आ तो शानदार है। चलो जी, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात कर रहे थे। सर है क्या ये? इसको 3-4 चीजों के रूप में पढ़ेंगे। इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। एक तो सामान्य परिचय की बात करेंगे कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है क्या, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसकी विशेषताएं क्या आ जाती हैं, मिट्टी कैसी है, वन कैसे है, वनस्पति कैसी है, वर्षा कैसी पाई जाती है, खनिज पाए जाते कि नहीं पाए जाते, ये कुछ बेसिक सी इंपॉर्टेंट जो बातें आती हैं पहले हम वो चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसी का हम लोग करेंगे उपविभाजन। तो इसका उपविभाजन करके भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका सामान्य परिचय और इसके उपविभाजन को लेकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें, सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे? इसके सामान्य परिचय की बात करते हैं। देखो भाई, हेडिंग लगा लेना, इसका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का सामान्य परिचय। हेडिंग क्या हो जाएगा? सामान्य परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले इसके विस्तार की बात की जाए कि भाई इसका विस्तार कहां से कहां, विस्तार कहां पर है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखो, ये तो है राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये आ जाता है राजस्थान का पूर्वी भाग, और इस दक्षिण और पूर्व के बीच का जो भाग होगा ये 100% दक्षिणी पूर्वी भाग होगा। और ये जो भाग है ये पठारी भाग है। और पठार का मतलब, प्लेट्यू का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ तो है, लेकिन ऊपरी भाग जो है वो उसका समतल होता है। ऊपरी भाग क्या होता है? समतल होता है। उसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। तो इसकी बात करें, यहाँ पे देखो, ये पूर्वी हिस्सा है, ये दक्षिणी, और इसके बीच के अंदर ये जो हिस्सा यहाँ पर आ जाता है
जिसके अंदर हम जिलों की बात करें, यहां पर ये जिला आता है बूंदी। एक बार बेसिक सा समझना है, फिर इसका बड़ा चित्र भी बना लेंगे। उसके बाद एक जिला आ जाता है यहां पे कोटा, एक जिला है यहां पर बारा, और ये एक जिला है भाई जिसका नाम है झालावाड़। तो ये जो 4 जिलों का जो क्षेत्र आता है, एक तो ये, इसके साथ साथ यहां पर इस सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के भूगर्भिक भाग की बात करें, यहां पर जो भूगर्भिक भाग आता है, भूगर्भिक भाग, इस भूगर्भिक भाग को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये किसका हिस्सा हो गया, क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो सबसे पहले इसके विस्तार की बात करें, विस्तार हो जाएगा भाई कोटा, बूंदी, उसके बाद बारा और झालावाड़। एक तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर इसका विस्तार है। साथ साथ इसके विस्तार की ही बात करें तो एक इसका जो विस्तार आता है मेरे भाई, ये याद रखना, ये आपके हिस्सा आ जाता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की बात करें, करौली व धौलपुर का भूगर्भिक क्षेत्र, धौलपुर का भूगर्भिक क्षेत्र की बात यहां पर की जाती है। भूगर्भिक क्षेत्र अर्थात भूगर्भिक क्षेत्र, इसका मतलब दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के 2 हिस्से आते हैं। बेटा थोड़ा सा बड़े करने का दिख नहीं रहे। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें, इसका विस्तार या इसको हम 2 रूपों में मान के चलते हैं। पहला तो याद रखना धरातलीय रूप में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और एक सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो भूगर्भिक भाग आता है, इसको यहां पर माना जाता है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। चीज हो गई क्लियर। उसके बाद देखो अगला ये आ जाता है हिस्से की बात करें कि ये भाई किसका हिस्सा आ जाता है। सबसे पहले यदि भारत के सापेक्ष में बात करूं कि ये भारत के सापेक्ष किसका हिस्सा आता है, तो याद रखना यहां से एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं भारत का। देखो ये हम एक भारत का छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कुछ बातें समझने के लिए। इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा अपने भारत का भाई। और इस डायग्राम की बात करें, यहां पर आपको दिखाई देगा राजस्थान, ये यहां पर तो क्या हो जाएगा राजस्थान, और ये भाग आ जाता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें। और ये भी ध्यान में रखना, इस भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो भाग आता है, इस क्षेत्र के अंदर एक पठारी भाग फैला हुआ है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये देखो ये जो हिस्सा आता है, ये इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा आ जाता है। क्या इसी प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र आ जाता है। तो यदि भारत में हिस्से की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें इसका हिस्सा आता है। या हम ये भी कह सकते हैं ये मालवा के पठार की बात करें, या क्या कह सकते हैं मालवा का जो पठार आता है, इस मालवा के पठार का हिस्सा आ जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार या मालवा के पठार का हिस्सा आ जाता है। बेटा कमेंट्स बड़ा करो थोड़ा सा, ठीक है। एक तो बात हो गई यहां से। उसके बाद में यदि एक हम इसे की बात करें तो प्रारंभिक जो स्वरूप था, प्रारंभिक स्वरूप में आपको पता होगा 2 ही भाग थे स्थलीय रूप में, एक था अंगारा लैंड और दूसरा क्या था गोंडवाना लैंड। तो ये किसका हिस्सा आता है भाई, याद रखना ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा आ जाता है। तो हिस्से की बात करें ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और भारत में प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग का हिस्सा आ जाता है। और इसका विस्तार इन जिलों में सर यहां पर तो है, लेकिन इसका निर्माण कब हुआ और इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, विस्तार पता लगा यहां पर है और इसका हिस्सा है। अरे है तो आया कहां से, तो इसका निर्माण कैसे हुआ या कब निर्माण हुआ और इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई थी, ये भी हम लोग बात करेंगे भाई। बेटा इसको फेस भी करो, देखो कमेंट्स नहीं आ रहे। हाँ जी, अब देखो आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आगे चलते हैं भाई। आगे चलते हैं। देखो आगे यहां से बात करें, अगला हिस्सा क्या आ जाता है कि सर इसका निर्माण कब हुआ। इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण में 2 बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो समय की बात करेंगे कि इसका निर्माण किस समय हुआ। एक तो इसके सापेक्ष
और एक हम चर्चा करेंगे निर्माण के अंदर प्रक्रिया की, इसका निर्माण किस प्रक्रिया के तहत हुआ। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात आती हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ है ये कब हुआ, कैसे हुआ, तो याद रखना भाई इसका निर्माण जो है ये किस समय हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है मध्यजीवी महाकल्प की बात की जाती है। कब की, मध्यजीवी महाकल्प की बात करते हैं कि मध्यजीवी महाकल्प के अंदर इसका निर्माण हुआ। मध्यजीवी महाकल्प के अंदर इसका निर्माण हुआ। इसी मध्यजीवी महाकल्प का एक नाम और आता है, इसे मेसोजोइक एरा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, मेसोजोइक एरा। इसे मेसोजोइक एरा की बात करें, इसे मेसोजोइक एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्यजीवी महाकल्प या मेसोजोइक एरा के अंदर इसका निर्माण हुआ और इसके अंदर कौन से काल के अंदर हुआ, तो महाकल्प में कौन सा काल आ जाएगा, तो मेरे भाई इसका जवाब हो जाएगा क्रीटेशियस काल। कौन सा, क्रीटेशियस काल की हम लोग बात करते हैं। क्रीटेशियस काल की बात करें कि क्रीटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर आता है। लगभग 14.4 से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात यहां पर की जाती है। आयुषी गोयल कह रही सर ये मेसोजोइक एरा क्या होता है, सर ये महाकल्प क्या होते हैं। कुल जाटनी कह रही है, एसपी चौधरी कह रहा है मेसोजोइक। हाँ जी, वेरी गुड भाई। तो शर्मा जी कह रहे हैं बेटा चिंता मत करो, इसके बाद में हम लोग जैसे अपने भौतिक प्रदेश पूरे होंगे, भौतिक प्रदेश की प्रश्नोत्तरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद समय के काल की हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आरएस प्री भर्ती परीक्षा के अंदर ये आ जाते हैं। हाँ, 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात की जाती है। कब की, 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष की बात यहां पर की जाती है। तो इसका निर्माण कब हुआ, मध्यजीवी महाकल्प के या मेसोजोइक, हाँ समय सारणी में करवाएंगे, चिंता मत करो, समय सारणी में करवा दूंगा। मेसोजोइक एरा के क्रीटेशियस काल के अंदर एग्जाम में या तो पूछा जाएगा काल पूछा जाएगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे तो इसके आगे लिखा हुआ होगा। क्लियर हो गई बात यहां से। उसके बाद देखो इसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, तो इसके निर्माण की बात करें, याद रखना कि हम किसकी बात करें, दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण। दक्षिणी पूर्वी पठार का जो निर्माण हुआ है, यह निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। किससे, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण हुआ है, प्रक्रिया से। इसका निर्माण कैसे हुआ भाई, ज्वालामुखी। कोई बात नहीं, मत रखना, अब आगे समझा दूंगा, एक बार यहां तक रख लो बस, ठीक है। विवेक बेनीवाल बता दूंगा बेटा। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ। एक तो यहां से चीजें आ जाती हैं, निर्माण कैसे, वहां रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, रीट के अंदर भी पार्ट आता है। उसके बाद यहां से अपन बात देखें सर ज्वालामुखी प्रक्रिया से कैसे निर्माण हुआ, तो ये एक चीज समझना, इसको आप अपने नोटबुक में भी उतार लेना। ये अपना धरातल है और इस धरातल के भूगर्भ के अंदर आज भी एक तरल और गर्म लावा पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं। याद होगा ना, याद रखना, पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो तरल, जो तप्त और जो पदार्थ पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्मा कहा जाता है। यदि हम इस मैग्मा की बात करें, ये मैग्मा एक नली के प्रक्रिया से होकर के और धरातल पर आता है, और धरातल पर आने पर जब इसका विस्फोट होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है ज्वालामुखी। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। तो यहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इस ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ तो इससे जो बाहर आया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लावा। और ये जो लावा था ये एकदम तरल था, ये एकदम क्या था, तरल था, गाढ़ा लावा नहीं था, तरल लावा था। तो ये जो लावा है ये लंबी दूरी तक चला गया इस प्रकार से, और लंबी दूरी तक इस प्रकार से एक समतल उच्च भूभाग का निर्माण हो गया दोनों तरफ। तो समतल उच्च भूभाग का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ज्वालामुखी पठार।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पठार। अर्थात जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और इस उद्गार के फलस्वरूप, हाँ पक्का पक्का, इस उद्गार के फलस्वरूप जब लावा निकलता है तो याद रखना, यदि लावा गाढ़ा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा भी बता देता हूं यहां से, कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी से लावा आएगा, वो गाढ़ा हुआ तो ये पास ही जमता रहेगा, दूर जाएगा ही नहीं, पास जमता चला जाएगा और धीरे धीरे ये ऊपर ऊंचा भाग बनता चला जाएगा। ये धीरे धीरे क्या ऊंचा भाग बनता चला जाएगा और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। और यदि हम बात करें ज्वालामुखी की में लावे की मात्रा, तरल जो होगा, क्या होगा, तरल जो होगा, तरल होने पर यदि लावा तरल हुआ तो वो धरातल पर आएगा और धरातल पर आने के बाद दूर तक बहता हुआ चला जाएगा, दूर तक बहता चला जाएगा। तो ये धरातल से उच्च भूभाग तो बन गया, लेकिन ऊपर से देखो कैसा बन जाता, समतल। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कह देते हैं ज्वालामुखी। इसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पठार के नाम से जाना जाता है। और अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग की बात करें, इसका निर्माण भी कैसे हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। किसे, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। तो ये भी कह सकते हैं, एक बात यहां से और याद रखना, क्या भाई, कि दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, दक्षिणी पूर्वी पठार जो है ये लावा निर्मित भू आकृति है, लावा निर्मित भू आकृति है, लावा निर्मित भू आकृति की बात की जाती कि कैसी आकृति है, ये लावा से निर्मित भू आकृति आ जाती है। तो पूरा हिस्सा यहां से याद रखना, निर्माण कौन से समय में हुआ और निर्माण की प्रक्रिया क्या आ जाती, ये भी आपको उतार लेना है। तो उतार लो भाई यहां से, उसके बाद आगे चलते हैं, हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, आगे देखो, हाँ जी आगे बढ़े भाई। आगे चीज यहां से क्या आ जाती है, ये हो गई प्रक्रिया, ये भी समझनी थी और ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगली प्रक्रिया जो आती है वो ये आती है कि इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें, इसकी कुछ और सामान्य सी विशेषताएं आ जाती हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता है, तो भाई राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% हिस्सा आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% हिस्सा यहां पर आ जाता है, नहीं लगभग 7% हिस्सा यहां पर आ जाता है। यदि हम इसकी यहां पे जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो यहां पर राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। यहां पर राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। यदि हम इसके औसत ऊंचाई 7% कह दो या 6.49 भी आ जाएगा, देखो ये तो ऑप्शन पे निर्भर करेगा, ये तो ऑप्शन पे निर्भर करेगा, चिंता मत करो। 7% भी आ जाए, 6.89, कहीं पर 6.49 भी आ जाएगा, ये बराबर सी है। तो लगभग आप 7% के पास ध्यान में रखना। और जनसंख्या कितनी आ जाती है, 10% इसकी जनसंख्या आ जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें, एक यहां से आ जाता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की औसत ऊंचाई जो आती है ये आ जाती है लगभग 500 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर लगभग इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है भाई। ये भी हो गए यहां से। हाँ 10%, कहीं पर आपको 11% भी पड़ा होगा, चिंता मत करो भाई। चलो जी, उसके बाद देखो आगे बढ़े यहां से। एक हम बात करें सर यहां पे वर्षा कितनी होती है, तो यहां पर वर्षा की बात करें, ये वर्षा होती है लगभग 90 से 120 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 90 से 120 सेंटीमीटर। और इस वर्षा के साथ आपको कम से कम 2-4 बातें और समझनी होंगी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आता है। सर क्या, पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा आता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। एक तो यहां से चीजें हो गई। दूसरा हम बात करें, जब वर्षा अधिक होगी तो आर्द्रता की मात्रा भी क्या होगी, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक
आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश की बात करें, और जहां पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर नदियां भी क्या होंगी भाई, ज्यादा होंगी। नदियां भी क्या होंगी, ज्यादा होंगे। जूनियर अकाउंटेंट के लिए भाई राजस्थान की हर एक स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला यहां से बात आ जाती है क्या, कि यहां पर ये प्रदेश जो क्या आता है, ये सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही जुड़ता है कि सर यहाँ पे जो नदियां आती हैं वो कैसी हैं, यहाँ पे जो नदियां आती हैं ना वो नदियां यहाँ पर कैसी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर कैसे, देखो आगे चलता हूं। पहले एक छोटा सा भूभाग, एक मैप बनाता हूं मेरी मर्जी से। ये तो है अपना राजस्थान, इस प्रकार से समझना ही है अपने को तो भाई। और ये भाग आ जाता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। और इस पठारी भाग की बात करें तो यहां पर पठार होंगी तो छोटी छोटी चोटियां भी होंगी, पहाड़ियां भी होंगी। तो यहां पर मेरे भाई छोटी छोटी चोटियां ही चोटियां हैं, यहां पर इस प्रकार से चोटियां ही चोटियां हैं। ठीक है जी। अब यदि इस क्षेत्र में बारिश होगी, यदि इस क्षेत्र के अंदर वर्षा होगी तो भाई हर एक चोटी से एक नदी निकल जाएगी, हर एक चोटी से, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी तो यहां पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों से बारिश ज्यादा होगी तो वहां से नदियां ही नदियां निकल जाएंगी। तो देखो यहां से 3-4 ये नाले निकले, और ये बाद में आगे जाकर के नाला बन गया और ये एक नदी बन गई। अब यदि कोई आपसे पूछे कि इस नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे? इस नाले का नाम लोगे या दूसरे का लोगे या तीसरे लोगे? क्योंकि यहां पर पहाड़ी प्रदेश है, वर्षा यहाँ पे ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो हर पहाड़ियों से या पठारी भूभाग से, इन चोटियों से नाले निकल जाते हैं, और ये नाले निकल करके और आगे जब बहते धीरे धीरे क्या करते हैं, ये नाले एक नदी का रूप ले लेते हैं। और जब नदी का रूप ले लेते हैं और फिर पूछा जाए कि बताओ नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो पूछेंगे सर ये क्या हुआ, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, पता ही नहीं चला कौन से नाले का नाम। इसका मतलब हुआ कि ये प्रवाह तंत्र तो है, लेकिन कैसा है, अस्पष्ट। अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र की बात हम लोग इसको कर सकते हैं क्या? हाँ जी। तो इसके मतलब क्या हुआ, ये कैसा है भाई, ये अस्पष्ट की बात यहां पर की जाती कि कैसा अपवाह तंत्र हो जाता है। तो याद रखना ये अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र की बात हम लोग यहां पर करते हैं। तो यहां से देखो अगली चीज मैंने यहां पर कहा ना, इसी वर्षा के साथ एक इंपॉर्टेंट याद क्या रखनी है कि यह क्षेत्र, किसकी बात करें भाई, यह क्षेत्र अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र है या अपवाह क्षेत्र है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि अस्पष्ट अधर अपवाह क्षेत्र की बात करें, ये कौन सा आ जाता है, तो कौन सा आ जाता है, ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आता है। एग्जाम में सीधा पूछा था अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र की, अस्पष्ट रूप से धरातल के ऊपर प्रवाह कह दो या अपवाह कह दो, प्रवाह कह दो या अपवाह कह दो, अपवाह क्षेत्र कौन सा आता है। तो जवाब क्या रखना आपको, जवाब क्या हो जाएगा सर, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की हम लोग यहां पर बात करते हैं। ठीक है भाई, ये एक तो बात आपको ध्यान में रखनी तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे चलें, आगे देखो मिट्टी कैसी पाई जाती है। अगली हम बात करें यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो याद रखना यहां पर मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई काली, और इसका एक नाम और आता है क्या, वर्टिसोल। क्या नाम आ जाता है, एक नाम और, वर्टिसोल की। यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है सर, यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब दो डाउट आपके दिमाग में 100% आएंगे, दो डाउट जो है वो आपके दिमाग में 100% आएंगे। और वो क्या, पहला, एक तो इस काली के साथ समझें कि इसका काला होने का कारण क्या है, काली होने का कारण क्या है, होने का कारण क्या है। तो इसका कारण आ जाता है
इसमें लोहांश की उपस्थिति, क्या लोहांश की उपस्थिति की बात की जाती है कि जो लोहांश हैं, लोहे के जो अंश होते हैं, उस लोहे के अंश इस मिट्टी के अंदर मिले हुए हैं, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा है, काला है। सर कहां से आया ये काला, ये लोहांश कहां पर आया? तो भाई शुरुआत देखो, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था और पृथ्वी पूरी की पूरी तरल अवस्था के अंदर थी, पूरी पृथ्वी जब तरल अवस्था के अंदर थी, तो तभी से उस समय से भी इस पृथ्वी के ऊपर क्या पाए जाते थे, खनिज पाए जाते थे। क्या खनिज पाए जाते थे। चलो जी, हां आगे देखो, अब क्या हुआ, उस समय जो हल्के खनिज थे और पूरी तरल अवस्था में थी, तो जो हल्के खनिज थे वो तो ऊपरी भाग में आ जाते हैं, हल्के खनिज, और जो भारी खनिज थे ये पृथ्वी के केंद्र की ओर चले जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र में यहां पर क्या आ गए भाई, भारी खनिज आ जाते हैं। यहां पर क्या आ गए, भारी खनिज। और बाद में इन भारी खनिजों के अंदर, जैसे हम बात करें लोहे की बात करें, हम बात करें जैसे निकल वगैरह की बात करें, ये कैसे हैं, भारी खनिजों की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। अब क्या हुआ भाई कोई बात नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है, अपनी जगह है, चिंता मत करो। आ जाओ भाई, हाँ बेसाल्ट लावा की बात करेंगे। आगे देखो, उसके बाद में यहां से ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और इस ज्वालामुखी के साथ, लावे के साथ, ये जो भारी खनिज थे, ये जो भारी खनिज थे ये भी कहां पर आ गए, बाहर आ गए, और इस मिट्टी के साथ, यहां पर इस लावा के साथ जमाव हो गए, और इसके अंदर भी किसकी मात्रा आ गई, लोहांश की मात्रा आ गई। तो यहां पर लोहांश की मात्रा होने के कारण, या लोहांश की उपस्थिति होने के कारण क्या कह सकते हैं भाई, इसका रंग काला होने का कारण आ जाता है। एक और देखो, ये जो मिट्टी आती है, इसकी जल ग्रहण क्षमता की बात करें, इसकी जल ग्रहण क्षमता जो होती है, जल ग्रहण क्षमता की बात करें, ये क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अर्थात सबसे अधिक जल ग्रहण क्षमता किस मिट्टी का, काली मिट्टी का। सर इसका प्रभाव क्या पड़ता है मेरे भाई, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि एक तो यहां पर बारिश ज्यादा है, 90 से 120 सेंटीमीटर, हाँ बेसाल चट्टाने बताता हूं बेटा, ठीक है। एक तो यहां पर वर्षा ज्यादा है, और दूसरा यहां पर काली मिट्टी है और इसकी जल ग्रहण क्षमता ज्यादा, तो काली मिट्टी उस वर्षा के पानी को लंबे समय तक अपने पास रखती है, और अर्थात ये बोले कि ये मिट्टी लंबे समय तक क्या रहती है, नमी बनाए रखती है। तो इसकी जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती रही, क्या रखना, इसके अंदर क्या होती है भाई, लंबे समय तक पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, लंबे समय तक क्या रहता है, पानी भरा हुआ रहता है। और लंबे समय तक पानी भरा हुआ रहने पर एक बात और याद रखना, क्या, एक बात और याद रखना कि जहां पर जिस मिट्टी के अंदर पानी लंबे समय तक भरा रहा होगा, अरे आप किसानों के बच्चे हो, गांवों के बच्चे हो, ज्यादातर 90% जो बच्चे हैं वो गांवों से संबंध रखते हैं, और उनको अच्छे से पता होगा कि भाई अपने खेत के अंदर जब बाजरे की फसल हो या सरसों की फसल हो, किसी की भी फसल हो, और लंबे समय तक यदि पानी भरा रहे ना, तो फसल खराब हो जाती है। क्या, वो फसल खराब हो जाती है। ये बात यहां से आ जाती है, होती कि नहीं होती, बताओ फटाफट से। हाँ जी, फसल खराब हो जाती है, इसका मतलब हुआ कि लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो इस क्षेत्र में फसल खराब हो जाती है। सामान्यतः कौन से, खाद्यान्निक फसलों की बात करें। अब इसी के साथ दो बातें जुड़ जाएंगी। एक, ये जो काली मिट्टी की बात करें, ये कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेती हेतु क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त अर्थात कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर मिट्टी कौन सी मानी जाती है, काली मिट्टी मानी जाती है। चलो जी, अब अगला जो मैंने आपको कहा कि फसल में पानी भरा रहेगा तो खराब हो जाएगा, वो क्या काम आएगा, वो काम यहां पर आएगा कि इस क्षेत्र के अंदर कृषि कैसी होती है। यहां पर हम बात करें
इस क्षेत्र के अंदर कृषि कैसी होती है? तो मेरे भाई सामान्यतः यहाँ पर व्यापारिक खेती की जाती है। यहाँ पर सामान्यतः व्यापारिक जो फसलें होती हैं वो ज़्यादा बोई जाती हैं, खास करके खाद्यान्निक फसलें कम बोई जाती हैं, क्योंकि पानी लंबे समय तक भरा रहता है और यदि पानी लंबे समय तक भरा रहा तो खाद्यान्निक जो फसलें हैं वो खराब हो जाएंगी। और इसलिए सामान्यतः यहाँ पर क्या होती है भाई, यहाँ पर व्यापारिक फसलें की जाती है। और व्यापारिक फसलों के अंदर भी किसका नाम आता है? मसालों का नाम आता है। और ये भी ध्यान में रखना, क्या भाई, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मसालों के उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक मसालों का जो उत्पादन होता है, ये उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बारां का नाम यहां पर आ जाएगा। तो मिट्टी भी आपको पता लग गई और यहां पर कृषि कैसी की जाती है ये भी आपको पता लग गई है। हाँ, चावल की खेती भी यहां पर की जाती है, कपास। और एक हम बात करें चावल की खेती, एक यहां पर चावल की खेती, क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी भरा हुआ रहना चाहिए, तो ये यहां पर आ जाती है। ठीक है, उतारो भाई। एक यहाँ पर काली मिट्टी है और ये कैसी है? तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। कैसी है ये? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित आ जाती। कैसी है? अरे बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित काली मिट्टी यहाँ पर आ जाती है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। एक बच्चा कह रहा सर काली मिट्टी जो है इसे सौतें जुतने वाली मिट्टी भी कहते हैं। हाँ कहते हैं भाई, इसे सौतें जुतने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। वाली मिट्टी भी अपना देखो विषय यहाँ पर काली मिट्टी को पढ़ना नहीं था, अपने को तो इस क्षेत्र विशेष की बातें समझनी थी। हो गई यहाँ से बातें। चलो जी आगे चलें, आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद और यहाँ पर क्या चीजें आए? एक हम बात करें सर यहाँ पर सामान्यतः खनिज की बात करें कि यहाँ पर खनिज कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर खनिजों की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूप से जो खनिज का नाम आएगा वो तो नाम आ जाएगा धात्विक खनिज। यहाँ पर पहली बात तो कैसे खनिज पाए जाते हैं भाई? धात्विक खनिज पाए जाएंगे कि जो भी प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जिस भी भूभाग का निर्माण होगा, ट्रैक्टर की जरूरत होती है सुनील बाटी, होती है बेटा, ट्रैक्टर की जरूरत भी होती है। यहां पर एक तो यदि खनिजों की बात करें, चलो कोई बात नहीं, यहां पर यदि खनिजों की बात करें तो एक तो यहां पर आ जाएगा कि सर धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर धात्विक खनिजों की बात करें तो कौन सा खनिज पाया जाता है? मुख्य रूप से नाम आ जाता है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम की बात यहां पर की जाती है। एल्यूमिनियम या अयस्क की बात करें तो कौन सा? बॉक्साइट की बात यहां पर की जाती है। किसकी? बॉक्साइट की हम बात हम लोग यहां पर करते हैं। तो यहां पर एल्यूमिनियम या बॉक्साइट यहां पर पाया जाता है। तो खनिज कौन सा हो जाएगा? धात्विक खनिजों की बात की जाती है। उसके बाद आगे देखो, अयस्क कहां? एल्यूमिनियम जिसका अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। उसके बाद यदि हम बात करें कि सर यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो मेरे भाई यहां पर वनस्पति की बात करें तो सामान्यतः यहां पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं या वाले वन पाए जाते हैं। यहां पर सामान्यतः चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। लेकिन मेरे भाई यहां पर तो वर्षा ज्यादा है, वर्षा होगी तो नदियां भी ज्यादा, इसकी वजह से यहां पे डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे चौड़ी पत्ती वाले वन यहां पर पाए जाते हैं। या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में ज्यादातर सागवान वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सामान्यतः सागवान वन यहां पर पाए जाते हैं। यह बात यहां से निकल के आ जाती है। तो यहां पर खनिज कौन सा हो जाएगा? ये खनिज पूछ लेते हैं, बॉक्साइट या एल्यूमिनियम को पूछ लेते हैं, या यहां पर वनस्पति को लेकर के भी पूछ लिया जाता है। तो ये हो गई भाई
हाँ कमला बेटा बताऊंगा, कमला भादु चिंता मत कर, बताता हूं बेटा। सामान्यतः रेतीली मिट्टी का इनाम आ जाता है। अब देखो तो ये हो गई इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सामान्य सी विशेषता। इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, वर्षा, मिट्टी, वनस्पति, ये सब बात यहां से हो गए हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। अब चलें आगे। अब अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना। अगला पार्ट और भी इंपॉर्टेंट आता है। हाँ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है बेटा, अब आएगा, अब आने वाला है। और वो क्या, अब हम बात करेंगे इस दक्षिणी पूर्वी पठार का उपविभाजन। क्या करेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठार के उपविभाजन की बात हम लोग करते हैं भाई। दक्षिणी पूर्वी पठार का उपविभाजन हम करते हैं और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर आता है। सर क्या क्या फैक्टर है, देखो इसका उपविभाजन हम दो तरीके से करेंगे। एक तो भाग हम पढ़ेंगे भूगर्भिक हिस्सा, एक तो क्या आएगा, भूगर्भिक हिस्से की बात करेंगे, और एक आ जाएगा भाई धरातलीय प्रदेश। एक क्या आ जाएगा, धरातलीय प्रदेश। सर ये बड़ा गजब कर दिया, धरातलीय प्रदेश, ये बड़ा गड़बड़ कर दिया आपने सर। ये धरातलीय और भूगर्भिक प्रदेश कैसे पढ़ें, तो पढ़ने पड़ेंगे भाई। एक तो हम किसकी बात करें, धरातलीय प्रदेश पढ़ेंगे, और एक भूगर्भिक हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें इस बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ की बात करेंगे, यहां पर तो आपको दिखाई देगा धरातलीय प्रदेश। उसके बाद में यदि हम इस करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर की बात करें, यहां से लेकर के आगे बूंदी, और बूंदी के बाद चित्तौड़गढ़ को लेकर के भी यहां पर भी कुछ हमें भूगर्भिक संरचना दिखाई देती है। तो यहां पर एक भूगर्भिक संरचना भी आएगी और यह हिस्सा आ जाएगा धरातलीय प्रदेश। तो यहां पर भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे। हाँ, प्रमुख नदी चंबल है, उसको लेकर भी पढ़ेंगे, तो भूगर्भिक संरचना की भी बात करेंगे और धरातलीय प्रदेश को भी बात करेंगे। सर पहले देखो इस भूगर्भिक हिस्से के अंदर क्या क्या आ जाएंगे। एक नाम तो आएगा विंध्य कगार का, एक नाम तो क्या आएगा, विंध्य कगार का नाम आएगा, और दूसरा नाम आ जाएगा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का। किसका भाई, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात की जाती है, दूसरा नाम आएगा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का नाम यहां पर आ जाएगा। ये तो हो गई यहां से बातें। उसके बाद यदि हम बात करें धरातलीय प्रदेश की बात करें, जिसके अंदर एक तो नाम आ जाएगा जैसे रामगढ़ की पहाड़ियां, पढ़ेंगे इसको भी भाई। एक तो हिस्सा आ जाएगा रामगढ़ की पहाड़ियां, या ऐसे सीधा सीधा ही बोल दूं, मैं यही बोल दूं भाई। एक तो आ जाएगा अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, एक तो क्या आ जाएगा, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां आ जाएंगी। एक यहां पर आ जाएगा शाहाबाद उच्च भूमि की बात की जाएगी, शाहाबाद उच्च भूमि की बात की जाएगी। अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, शाहाबाद उच्च भूमि की बात की जाती है। एक यहां पर आ जाएगा भाई झालावाड़ का पठार, एक यहां पर क्या आ जाएगा, झालावाड़ का पठार यहां पर आ जाएगा। एक यहां पर आ जाएगा डग गंगाधर प्रदेश, डग गंगाधर क्षेत्र, और एक आ जाएगा यहां पर क्या, चंबल का मैदान या चंबल बेसिन। तो इस प्रकार से 5 भागों में इसे बांटा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका विभाजन हम लोग करेंगे भाई, ठीक है। 7 बजे उस क्लास में नहीं आना। चलो जी, देखो यहां से तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर कौन कौन सी, कुंडला की पहाड़ियां, सब पहाड़ियां इसके अंदर आ जाएंगी अर्धचंद्राकार के अंदर। भूगर्भिक में विंध्य कगार और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। पहले तो सीधा सीधा प्रश्न यहां पर आ जाएगा, क्या पहला की तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ विंध्य कगार किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात करें ये किसका हिस्सा आ जाता है, किसका हिस्सा आ जाता है, तो दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा आ जाता है। उसके बाद देखो धरातलीय प्रदेश में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करेंगे। उसके बाद में यहां पर शाहाबाद उच्च भूमि की बात करेंगे।
उसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे झालावाड़ के पठार की बात करेंगे। उसके बाद में यहां पर हम डग गंगाधर क्षेत्र की बात करेंगे और चंबल बेसिन की चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है या ऐसे की ऐसे आपको नोट डाउन कर लेनी है भाई। चलें आगे अब। बस सर मैं आपकी दोनों क्लास कमेंट्स करती हूं। दीपू शेखावत, बेटा दिखाना क्या कहा दीपू शेखावत ने। दीपू शेखावत राजपूत बैसा, बस यही क्लास में कमेंट्स करती क्योंकि नोट बनाती हूँ। अगर फिर भी बीच में खोल के कोई कमेंट्स कर दूँ तो मुझे टाइम आउट कर दिया जाता है। बेटा मुझे नहीं पता होता, कोई बात नहीं दीपू, मैं करता हूँ बात, ठीक है। चलो चिंता मत करो, आ जाओ अब यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ दीपू के भी से कॉपी कर रही है, आ जाओ भाई आगे चलें। अब एकोक भाग को पढ़ते हैं। अब एकोक भाग की बात करते हैं। सर मुझे ऐसा ही एग्जाम का कोर्स लेना है। विशाल बेटा कोर्स लेना है तो आपको ऐप पे जाना पड़ेगा। क्या? ऐप के ऊपर जाना पड़ेगा और ऐप से आपको क्या करना होगा, वहां से लेना होगा। चलो जी अब देखो, सबसे पहले हम बात करें ए भाग पढ़ते हैं। ए में कौन सा आया है? भूगर्भिक संरचना। हेडिंग ऐसे कैसे लगाना है? भूगर्भिक संरचना। और भूगर्भिक संरचना में दो प्रदेश आएंगे। एक तो आ जाएगा विंध्य कगार। क्या है विंध्य कगार, ये भी चर्चा करेंगे। और दूसरा क्या आ जाएगा? एक तो यहां पर आ जाएगा, एक तो इधर लिखता हूं भाई विंध्य कगार। एक तो इसके अंदर क्या है, विंध्य कगार की बात की जाती है। और दूसरा हम किसकी बात करेंगे? एक यहां पर आ जाएगा भूगर्भिक में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। किसकी बात करें? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात करेंगे। सर ये क्या है? ये दो चीजें करेंगे। फॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं भ्रंश। क्या बोलते हैं भाई? ग्रेट बाउंड्री भ्रंश की भी बात करते हैं। देखो सबसे पहले इस मैप को बड़ा करते हैं। इस मैप को बड़ा करते हैं, चीजें समझ में तभी आएंगी। ये मैप कर दिया बड़ा यहां से। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? विंध्य कगार की चर्चा करते हैं। क्या है विंध्य कगार? यदि हम बात करें यहां पे जिला कौन सा है? यह जिला है धौलपुर। यहां पर यह जिला आ जाता है करौली। और यह जिला आ जाता है यहां पर क्या? सवाई माधोपुर। ये तीन जिले यहां पर आ गए। और यदि हम बात करें एडोसिल मिट्टी के, बेटा यहां पर नहीं है निकिता, बेटा पहले तो भौतिक प्रदेश, पहले मिट्टी की क्यों बात करें? जब मिट्टी पढ़ाऊंगा तब आ जाएंगे। यहां पर हम बात करें तो यहां से देखो किसकी चर्चा कर रहे हैं? इस धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के भूगर्भिक भाग में एक लाल बालू का पत्थर की पट्टी है। इस लाल बालू का पत्थर की पट्टी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विंध्य कगार। तो क्या बन जाएगी इस विंध्य कगार की यदि हम बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा भाई क्या? इसका हो जाएगा कि धौलपुर, अब इसको लिखना है क्या? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के भूगर्भ में स्थित लाल बालू का पत्थर की पट्टी, लाल बालू का पत्थर की जो पट्टी आती है, इसी पट्टी को क्या कहा जाता है? विंध्य कगार कहा जाता है। क्या हो गया भाई? हाँ डेली पढ़ाता हूं बेटा, रोजाना क्लास होती है अपनी, और कब से कब 10 से 11 रेगुलर अपनी क्लास होती है। तो इस धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के भूगर्भ में एक स्थित लाल बालू का पत्थर की पट्टी है, और पट्टी भी कैसी है? संकीर्ण पट्टी है। तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के भूगर्भ में स्थित लाल बालू का पत्थर की पट्टी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विंध्य कगार। क्या बोलेंगे भाई? इसे विंध्य कगार कहा जाता है। अगला देखो सर, अब आप में से हो कुछ एक के दिमाग में आ जाए, सर यहाँ पे लाल बालू का पत्थर पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है? रंग लाल होने का कारण,
लाल होने का कारण क्या है? तो इसका रंग लाल होने के कारण की बात करें, इसका कारण आ जाता है लोहे का ऑक्सीकरण। क्या भाई? लोहे का ऑक्सीकरण। क्योंकि यहाँ की मिट्टी की बात करें, उस मिट्टी के अंदर लोहांश की मात्रा पाई जाती है और धीरे धीरे वो लोहांश जब पानी के संपर्क में आता है तो उस मिट्टी के, उस लोहे के जंग लग जाती है। क्या? उस लोहे के जंग लग जाएगी और जंग लगने पर उस लोहे का रंग कैसा हो जाता है भाई? कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो भाई यहाँ पर इसीलिए लाल बालू का पत्थर की पट्टी पाई जाती है। इसका कारण क्या है? लोहे के ऑक्सीकरण की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, या लोहे का ऑक्सीकरण कह सकते हैं, या लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगना की बात की जाती है। लोहे के जंग लगना या लोहे का ऑक्सीकरण होना, इसी की वजह से इसका रंग लाल होता है। सर अब आपको क्या पता? यहां पर अंदर घुस के देख के आए थे क्या कि सोने के यहां पर लाल बालू का पत्थर है? अरे अंदर तो नहीं गए भाई, लेकिन यहां से की बात करें, यहां से पत्थरों का उत्पादन किया जाता है और लाल पत्थरों का उत्पादन होता है। यहां से कैसे पत्थरों का? अरे लाल पत्थरों का उत्पादन होता है, लाल पत्थर का उत्पादन होता है। और इस लाल पत्थर के उत्पादन में हाल ही की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट तो आता है धौलपुर, ये प्रसिद्ध आता है। इस धौलपुर से लाल पत्थरों का उत्पादन किया जाता है और इसीलिए यहां पर इसको क्या कहा जाता है? अरे इसे कहा जाता है रेड डायमंड सिटी। क्या बोलते हैं इसे? रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि धौलपुर से लाल पत्थरों का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई? रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। अरे यहीं के लाल पत्थरों से लाल किला बना है। तो यहां से इस धौलपुर की बात करें, यहां से क्या भाई? लाल पत्थरों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें हाल ही में ये जो आपका भरतपुर आता है, इस भरतपुर से भी लाल पत्थरों का उत्पादन किया जाता है। तो सामान्यतः कहां पर होता है ज्यादा लाल पत्थरों का उत्पादन? धौलपुर में। और इस धौलपुर को क्या कहा जाता है? रेड डायमंड सिटी। तो हो गई बात। यहां से विंध्य कगार क्या है, कहां कहां पर इस विंध्य कगार का विस्तार आ जाता है और यहां पर इसका रंग लाल होने का कारण क्या है, और यहां से हम बात करें तो ये लाल पत्थरों का उत्पादन कहां पर होता है और क्या कहा जाता है धौलपुर का, ये सब लोग हम बात कर सकते हैं। क्या कह रहे बेटा? एक ऊपर करना, कमेंट्स ऊपर करना, कमेंट्स ऊपर करना, एक और करना, और करना बेटा, और करना, और बेटा पता नहीं चला गया, कोई बात नहीं, देखो यहां से कर दो। हाँ जी, बंसी पहाड़पुर, भरतपुर में नाम बता दिया मैंने, बंसी पहाड़पुर की बात यहां पर होगी। ओम प्रकाश प्रजापति जी जयपुर से हो बेटा? कमेंट्स नहीं पता लगा मुझे, चलो मैं बाद में चेक कर लूंगा इनको, क्लास खत्म होने के बाद एक बार कमेंट्स जरूर कर देना। अब ये तो हो गई किसकी बात? विंध्य कगार। अब किसका नाम आता है? अरे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का। किसका नाम आता है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का, या महान सीमा भ्रंश की बात की जाती है। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सीमा। और फॉल्ट का मतलब भ्रंश की बात की जाती है। तो हम क्या बात करते हैं? महान सीमा, महान सीमा भ्रंश भी कह सकते हैं, या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी से कह सकते हैं। क्या है? तो सुनना बात को। जैसे मेरे पास ये एक पत्थर है, जब इस पत्थर को हल्का सा तोड़ा जाता है ना, तो आपका पता होगा उसमें क्या आती है? चटकन आ जाते। घर में देखा होगा, अपने पास कोई कांच की वस्तु होगी और जब वो हल्की सी किसी चीज के टकराती है तो उसमें हल्की सी दीवार आ जाती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चटकन आ गई। या फिर वो ज्यादा टूट जाए तो हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर दरार आ गई। और ज्यादा टूट जाए तो उसे क्या बोलते हैं? भ्रंश कहा जाता है। इसको ऐसे समझो, जैसे ये हमारे पास एक चट्टान है, यदि इसके अंदर हल्का सा, ये हमारे पास एक चट्टान है, इसके अंदर हल्की सी दरार आ गई तो हम क्या बोलते हैं? ये चटकन बोलते हैं कि चटक गई भाई। क्या बोलते हैं इसको? चटकन की। भाई पत्थर चटक गया है, अरे गांव में बोलते हैं ना चटकना। उसके बाद यदि हम बात करें, सर जी क्लास का, सर आप मेरे ऐप में क्यों नहीं पढ़ाते हो? चलो जी कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा, ऐप में भी पढ़ा दूंगा। आ जाओ, ऑफलाइन में बात करेंगे, अपन ऑफलाइन में मिलेंगे, आ जाओ अभी तो यहाँ से। चलो उसके बाद देखो आगे अगला, यदि एक चट्टान है
और चट्टान टूट जाए, ये चट्टान को यदि मैं तोड़ दूं यहां से, तो अब क्या बोलेंगे कि भाई चट्टानों के अंदर क्या आ गई, दरार आ गई। दोनों अलग अलग हो गई तो क्या हो गई, दरार आ गई। और यदि कोई चट्टान है और ये टूट के एकदम दूर हो जाए, क्या हो जाए, दूर, तो इस प्रकार से ये जो आकृति बनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भ्रंश। इसे क्या बोलते हैं, भ्रंश कहा जाता है। अर्थात यदि किसी क्षेत्र में धरातलीय भाग के अंदर कोई दरार सी हो, बड़ी दरार सी हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भ्रंश कहा जाता है। और ये कहां पर है, तो याद रखना इस सवाई माधोपुर तक तो ये है। उसके बाद में यहां पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया, यहां पे डिस्ट्रिक्ट होता है बूंदी। इस बूंदी से लेकर के और चित्तौड़गढ़ तक, ये लो, इधर सवाई माधोपुर ले लो, सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ तक की बात करें, ये जो पार्ट आता है यहां पर स्थित आ जाती है क्या, महान सीमा भ्रंश आ जाती है। ये क्या है, महान सीमा भ्रंश आ जाती है। हो गई क्या बात क्लियर, ये यहां पर आती, तो याद रखना किसकी बात करें, सवाई माधोपुर से बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ तक इसका विस्तार आता है। हो गई क्लियर। पूछा जाए कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या तो पूछा जाएगा क्या, हाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर डाक टिकट क्या होती है, पहले ये बताओ, नहीं तो मैं डिसलाइक कर दूंगा। बताओ कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, ये देखो कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। बेटा हम उस दौर से निकल गए कि आप लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर लोगे, मैं कह दूंगा हाँ जी, हाँ बहुत सारे पर्सन कराऊंगा, चिंता मत करो। तो क्या हो गया, ये यहां पर तो क्या हो गई, विंध्य कगार और सवाई माधोपुर से आगे बूंदी और चित्तौड़गढ़ तक एक जो भ्रंश आती है, इसे क्या कहा जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। तो ये हमने बात कर ली इसकी भूगर्भिक संरचना की। अब हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तरेड़ आ गई भाई, में बस वाई हेड तरेड़ आईडी है, वही भाग यहां पर आ जाता कि ट्रेड यहां पर आई हुई है। चलूं आगे, आ जाओ भाई। उसके बाद देखो अगला, अब हम किसकी बात करते हैं, धरातलीय संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, धरातलीय संरचना, धरातलीय संरचना की बात करते हैं। दूसरा पार्ट, धरातलीय हिस्से की बात करें, धरातलीय भूभाग कह दें या धरातलीय भूभाग कह दें। और इस धरातलीय भूभाग को हम लोगों ने 5 प्रदेशों में बांटा था। धरातलीय भूभाग को हम लोगों ने 5 प्रदेशों में बांटा था। मुस्कुरा दिया जाए, मुस्कुरा दिया गया भाई, आ जाओ। तो इस धरातलीय प्रदेश की बात करें, इस धरातलीय प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। सर 5 भाग कौन कौन से हैं, एक को दिल और दिमाग खोल के अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। देखो सबसे पहले नंबर ए, ये क्या था भाई, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। ए क्या था, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात की जाती है। ये है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। सर अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का मतलब कि भाई आधे चांद की तरह की पहाड़ियां हैं। अरे आधे चांद की तरह की पहाड़ियां हैं, उनको क्या कहा जाता है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहा जाता है। देखो यहां पर स्थित है एक रामगढ़, यहां पर एक स्थान क्या है, रामगढ़। ये डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही होगा, 12 है। ये 12 है, ये झालावाड़ है, ये कोटा है और ये बूंदी आ जाता है। बूंदी, कोटा, 12 और झालावाड़। ठीक है जी। यहां पे देखो, यहां से इस रामगढ़ से लेकर के इस प्रकार से पहाड़ियां हैं। ये लो जी, इस प्रकार से इन पहाड़ियों को घुमा दो। इस प्रकार से ये पहाड़ियां यहां तक आ जाती हैं और इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं,
अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां कहा जाता है। तो इस रामगढ़ की बात करें, यहां से स्टार्ट होता है भाई, और यहां पर इस बूंदी के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है इंदरगढ़। इसका नाम क्या है? इंदरगढ़। ये लो जी। तो इस रामगढ़ से लेकर के इंदरगढ़ तक का जो क्षेत्र आता है, इसकी बात करें, इन पहाड़ियों को कहा जाता है रामगढ़ की पहाड़ियां। इनको हम लोग क्या कहते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। तो एक तो हिस्सा क्या आ गया इसका? रामगढ़ की पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का एक हिस्सा तो क्या आ गया भाई? रामगढ़ की पहाड़ियां हो गई। कहां से कहां? इस रामगढ़ से लेकर के और इंदरगढ़ बूंदी तक की पहाड़ियां यहां पर आ जाती है। ये जो रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करें, ये पहाड़ियां कैसी हैं? ये घोड़े के नाल जैसी हैं। घोड़े के नाल जैसी हैं। कैसी हैं? ये घोड़े के नाल जैसी हैं। और इनको क्या कहा जाता है भाई? इनको क्या कहा जाता है? हॉर्स शू की बात भी की जाती है। हॉर्स शू, हॉर्स शू, घोड़े का शू की बात की जाती है। तो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। या हॉर्स शू की पहाड़ियां कहां पर है? इस रामगढ़ से लेकर के इंदरगढ़ के बीच में यहां पर आ जाती है। हो गई बात यहां से। ये जो रामगढ़ है, इसकी भी चर्चा कर लूं। ये क्या है भाई? जियो हेरिटेज साइट है। जियो हेरिटेज साइट है। भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट की बात करें, वो कौन सी आती है? रामगढ़ की बात की जाती है। रामगढ़ झील भी से कहते हैं। करेटर झील की श्रेणी के अंदर ये आ जाता है। ठीक है भाई? हाँ जी, ये जियो हेरिटेज साइट यहां पर आ जाती है। हो गई बात यहां से। चलो उसके बाद देखो, इस इंदरगढ़ से लेकर के और यहां पर ये बूंदी तक का क्षेत्र आ जाता है। तो इस इंदरगढ़ से लेकर के ये बूंदी तक की जो पहाड़ियां आ जाती हैं, इन पहाड़ियों को कह दिया जाता है बूंदी की पहाड़ियां। इनको क्या कहेंगे भाई? बूंदी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे इनको? बूंदी की पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। ये लो भाई, यहां से हो गई बात यहां से। और इस बूंदी की पहाड़ियों में जो चोटी आती है, उस चोटी का नाम है सत्तूर चोटी। कौन सी चोटी आती है? सत्तूर चोटी आ जाती है। बूंदी की पहाड़ियों में तो कहां पर होंगी? बूंदी के अंदर होगी। ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर की बात की जाती है। बूंदी की पहाड़ियां सत्तूर चोटी आ जाती है और ऊंचाई कितनी है भाई? 353 मीटर की बात यहां से की जाती है। हो गई यहां से चर्चा। चलो आगे देखो, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहां पर ये चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़, यहां पर ये जो पहाड़ियां आ जाती हैं, इनको क्या कह दिया जाता है? इनको कह दिया जाता है मेरे भाई मुकुंदरा की पहाड़ियां। इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियां कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर हो जाएगी? देखो, कुछ चित्तौड़गढ़ का हिस्सा भी आ जाएगा, कोटा और झालावाड़ का हिस्सा यहां पर आ जाता है। और इस मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर चोटी जो आती है उसका नाम है चांदबाड़ी। यहां पर चोटी कौन सी आती है? चांदबाड़ी चोटी आ जाती है। यहां पे चोटी कौन सी आती है? चांदबाड़ी चोटी यहां पर आ जाती है, जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर की बात की जाती है। ऊंचाई कितनी हो जाती है? 517 मीटर। ठीक है भाई, आगे देखो। हाँ जी, उसके बाद आगे चलें साहब। उसके बाद आगे देखना यहां पर क्या, यहां पर इस कोटा के अंदर यहां पर कुछ पहाड़ियां आ जाती हैं। इसी कोटा के अंदर थोड़ी सी यहां पर पहाड़ियां आ जाती हैं भाई। ये भी यहां पर पहाड़ियां आती हैं। और ये जो पहाड़ियां हैं, इनको कहा जाता है कुंडला की पहाड़ियां। इनको क्या कहते हैं? इनको कह दिया जाता है कुंडला की पहाड़ियां। क्या बोलेंगे इनको? कुंडला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ पहाड़ियां यहां पर आ गई, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में रामगढ़ की पहाड़ियां आ जाती हैं, बूंदी की पहाड़ियां आ जाती हैं,
मुकुंदरा की पहाड़ियां यहां पर आ जाती है। ये मुकुंदरा की पहाड़ियां वही हैं जहां पर आपको पता होगा राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, और यदि हम बात करें यहीं पर राजस्थान की तीसरी टाइगर परियोजना का संचालन किया गया था। और इन मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आती है चांदबाड़ी चोटी 517 मीटर, और यदि हम बात करें बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आती है सत्तूर चोटी 353 मीटर, और यहां पर कुंडला की पहाड़ियां कोटा के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ ये बातें हमने पढ़ी है, एक पार्ट पढ़ लिया अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, और इसके आगे वाले हिस्से की बात करें वो कल पढ़ते हैं। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों।